नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका नौ की बात में। मैं हूं आपके साथ शैलेश पांडे। छत्तीसगढ़ में माओवादियों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 31 मार्च 2025 की डेडलाइन नज़दीक आते ही सरेंडर करने का सिलसिला भी जारी है। बुधवार को कांकेर और बीजापुर में 72 नक्सलियों ने सरेंडर किया। कांकेर में 18 हथियारों के साथ 21 नक्सलियों ने आईजीपी सुंदरराज के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। तो आपको बता दें, लगातार सरेंडर हो रहे हैं। इस दौरान नक्सलियों का रेड कारपेट बिछाकर स्वागत किया गया। वहीं बीजापुर में 51 नक्सलियों ने एसपी जितेंद्र यादव के सामने हथियार डाले हैं। बस्तर रेंज आईजीपी सुंदरराज का कहना है कि केशकाल डिवीजन और दक्षिण बस्तर में बहुत कम नक्सली समूह बचे हैं। नक्सलियों को सरेंडर करने और मुठभेड़ में मारे जाने के बजाय सामान्य जीवन चुनने की सलाह भी उन्होंने आईजी ने दी और कहा कि अभी 6-7 सेंट्रल कमेटी और पोलित ब्यूरो मेंबर बचे हैं जो दक्षिण बस्तर के जंगलों में छिपे हुए हैं। तो आपको बता दें, ये लगातार जो है नक्सली सरेंडर को लेकर अब पिछले अगर कुछ हम हफ्तों की बात करें, पिछले कुछ जो है 1 महीने के बीते का अंतराल की बात करें, तो चाहे तेलंगाना की बात हो, चाहे वो दक्षिण बस्तर की बात हो, चाहे अबूझमाड़ की बात हो, लगातार आप देख सकते हैं आंकड़ों के जरिए हम आपको बता रहे हैं। 26 अक्टूबर कांकेर 21 नक्सलियों का सरेंडर, 10 महीने में 1235 नक्सलियों का सरेंडर हो चुका है। इधर 1700 अभी तक जिन्होंने हथियार छोड़े हैं उनकी गिनती थी, अब इनकी गिनती कुल 2190 हो चुकी है। तो अगर आज की बात करें, 51 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। और वहीं अगर हम बात करें मुठभेड़ों की, तो 680 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं, 270 नक्सली मारे गए हैं पहले चरण में। दूसरे चरण की अगर हम बात करें तो सब मिलाकर 483 नक्सली अभी तक मारे जा चुके हैं। और यही शायद वजह है लगातार नक्सली अपने हथियार पुलिस के सामने डाल रहे हैं। तो तिथि वाइज हम आपको बता रहे हैं। आज की तारीख अगर हम ले लें, 51 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें, 26 तारीख को 21 नक्सलियों ने सरेंडर किया था। इसके अलावा अगर हम बात करें बीते महीने की, तो तेलंगाना में ही 2 अलग अलग समूहों ने 15 अक्टूबर को गढ़चिरौली में, महाराष्ट्र में, वहाँ पर जो है वो सतीश जो है उन्होंने सरेंडर किया था अपने तमाम साथियों के साथ, 61 लोगों के साथ। इसके अलावा 14 अक्टूबर की बात करें, 50 से ज़्यादा नक्सलियों का सरेंडर जो है वो सुकमा में हुआ था। 15 अक्टूबर की बात करें, सुकमा में ही 27 नक्सलियों का सरेंडर हुआ था। 17 अक्टूबर की बात करें जगदलपुर में, और वहीं 210 नक्सलियों ने एक साथ रुपेश उर्फ नाम्बी जो है उसके, जो कि सीसीएफ मेंबर है, सेंट्रल कमेटी मेंबर है, उसके नेतृत्व में 210 नक्सलियों का सबसे बड़ा जत्था जो है उन्होंने सरेंडर किया था, जिसमें करीबन 200 ऑटोमेटिक वेपन जो हैं वो उन्होंने पुलिस को सौंपे थे, सुरक्षा बलों को सौंपे थे। तो ये तमाम जो आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं, पिछले 4.5 दशक की अगर हम बात करें, जिस तरह की हम जो है वो तमाम जो आंकड़े हम बता रहे हैं, पिछले 4.5 दशक की हम बात करें, ये 1970 से 80 के बीच में जिस तरह से माइग्रेट होकर आंध्रा और बंगाल से माइग्रेट होकर छत्तीसगढ़ को जिस तरह से उन्होंने अपना ऑपरेशन सेंटर बनाया। ऑपरेशन सेंटर इसलिए बनाया क्योंकि ये सबसे मुफीद जगह उनको, जो नक्सलियों ने अपना एक रेड कॉरिडोर बनाया है, उस रेड कॉरिडोर में जो है वो सबसे मुफीद जगह उनको अबूझमाड़ लगी, जहां से 6 राज्यों की सीमाएं मिलती है और जहां पर 1500 स्क्वायर किलोमीटर का डेंस फॉरेस्ट है, जहां से भागने में और मूवमेंट करने में सबसे आसानी होती है। अब आप देख सकते हैं अभी जो अमित शाह ने मार्च 2026 की जो मियाद तय की है, उसमें कितने बड़े जो ऑपरेशन चलाए गए हैं, उसमें कौन कौन बड़े मारे गए हैं। जो महासचिव जनरल सेक्रेटरी थे नक्सलियों के, माओवादी पूरे सेंट्रल कमेटी के, बसवराजू नंबाला केशवराज, वो मारे जा चुके हैं। इसके अलावा सुधाकर उर्फ नरसिम्हाचलम, जिन्हें पूरी तेलंगाना कमेटी का मेन ऑपरेशन जो है कमांड जिनको से कहा जाता है, वो है नरसिम्हाचलम, जो मारा गया है। जयराम उर्फ चलपति, जो कि बसवराजू का राइट हैंड माना जाता था, उसके बाद ऑपरेशन की जिम्मेदारी जयराम उर्फ चलपति पर होती थी, जिसने झारखंड में बहुत ज़्यादा आतंक मचाया था और कई केस इनके ऊपर चल रहे हैं, वो मारा गया। गजरल्ला रवि,
गजेंद्र रवि वो है जो तेलंगाना सेंट्रल कमेटी कमान संभालता था। इसके अलावा उसकी पत्नी रेणुका गजेंद्र रवि की, वो भी इस ऑपरेशन में मारी गई है। साथ ही साथ अगर हम आपको बताएं, रेणुका के अलावा जो उसके साथ में जो उन्हीं के घर की थी मधु उर्फ जंग, जिस पर 45 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था महाराष्ट्र में, मधु उर्फ जंग, वो भी रेणुका के साथ मारी गई थी। जो 7 हार्डकोर नक्सली मारे गए थे, उसमें बसौरा जो कि ये पूरे जो सेंट्रल कमेटी जोन आता है, उसमें करीबन जिसमें 3 बटालियन के बराबर नक्सलियों की संख्या है, वो ये सब उनके जो है वो मारे गए थे। और करीबन 40 ऐसे बड़े नेता जो कि बसव राजू के साथ चलते थे, चाहे उसमें हम सतीश की बात कर लें, नमाला राजू की बात कर लें, इसके अलावा चलपति की बात कर लें, जयराम की बात कर लें, सुरेश की बात कर लें, ये तमाम वो नेता हैं जो कि कहीं ना कहीं बसव राजू से जुड़े हुए थे और सेंट्रल कमेटी सीसीएम के मेंबर थे। रेणुका की बात कर लें, मधु जंग की बात कर लें, इसके अलावा उर्वी की बात कर लें, ये तमाम लोग जो करीबन 600 लोग हैं, वो तमाम लोग बसव राजू से जुड़े हुए थे। उसमें रेणुका भी शामिल थी जो कि उसकी पत्नी बताई जाती है, और साथ ही साथ उसकी सहेली जो कि झारखंड की रहने वाली मधु उर्फ जंग। 45 लाख रुपए का दोनों के ऊपर इनाम रखा गया था, एक झारखंड सरकार के द्वारा और एक दूसरा तेलंगाना सरकार के द्वारा। अब आपको ये बताते हैं कि इन हार्डकोर जो बड़े नक्सली मारे गए हैं, उसके बाद अब जो माओवादियों के ऑपरेशन की कमान है वो किन के ऊपर जो है वो है। इनमें देख सकते हैं आप, जिनमें इनके हाथ में जो कमान है, गणपति जो कि सबसे बड़ा अभी तक जो है सबसे खूंखार आतंकवादी माना जाता है, और ये कहा जाता था कि दोनों ने एक साथ, बसव राजू और गणपति ने एक साथ जो है वो इस पूरे माओवाद के जो ऑपरेशन है उसकी शुरुआत की थी। और प्लानिंग में हमेशा बसव राजू के साथ जो है गणपति उर्फ लक्ष्मण राव शामिल हुआ करता था। माड़वी हिड़मा बस्तर का अकेला ऐसा युवक जो कि 12 साल की उम्र में शादी जो है वो शामिल हुआ था, और वो जो है पहला ऐसा है जो कि बस्तर का युवा है जिसके हाथ में कमान है। और फिलहाल जो है दंडकारण्य जोनल कमेटी का जो है पूरा सचिव, जो पूरी जिम्मेदारी है वो जो है सौंपी गई है किसको, माड़वी हिड़मा को। साथ ही साथ जो कि तेलंगाना कमेटी के हैं मनोजुल्ला वेणुगोपाल, जिन्हें बंटी उर्फ सुरेश राव के नाम से भी जाना जाता है, उनके हाथ में जो है पूरे तेलंगाना एरिया कमेटी बसव राजू के मारे जाने के बाद वेणुगोपाल के हाथ में ये पूरी कमान सौंपी गई है। तो अभी आपको बता देते हैं ये तमाम जो चीज़ें हैं, सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरह से ऑपरेशन चला है, ये तमाम वो नाम हैं जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे अपनी, जिनके हाथ में फिलहाल कमान सौंपी गई है। टोटल 16 ऐसे लोग हैं जो कि सीसीएम मेंबर बताए जाते हैं। टोटल 16 ऐसे लोग हैं जिनमें से 4 पिछले एक हफ्ते में सरेंडर कर चुके हैं। अब 12 ऐसे लोग बचे हैं जिन्हें दंडकरण स्पेशल जोनल कमेटी से लेकर पुलिस ब्यूरो तक के जो है तमाम जो है संगठन में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। अभी तक अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में 2 लोगों को ये जिम्मेदारी दी गई है। उसमें एक माड़वी हिड़मा और दूसरे हैं राजू, जिन्हें कि सुरेश के नाम से भी जाना जाता है, इसके अलावा मल्लापति के नाम से भी जाना जाता है, और इसके साथ ही साथ देवजी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये वो 2 लोग हैं जिनके हाथ में छत्तीसगढ़ की पूरी जो ऑपरेशन की कमान है वो सौंपी गई है। लेकिन बाहरी जो लोग हैं उसमें मल्ला रवि, लक्ष्मण राव, ये तमाम ऐसे हैं जिनको जो अलग अलग जगह पे, और ख़ास तौर पे एक बड़ा नाम आता है रामदेव, जिनके पिछले कई दिनों से हथियार डालने की जो है वो अफवाहें उड़ रही है। लेकिन फिलहाल जो है सरकार के साथ उनकी बातचीत नहीं बन पाई है, और यही वजह है कि अभी तक रामदेव जो है उसने हथियार नहीं डाले हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्द, देर सवेर, आज कल में ही रामदेव हथियार डालने वाले हैं, क्योंकि अब जो अगर हम बात करें सेंट्रल कमेटी की, जो कि पूरी रेड जो जोन है, जिसे कि हम रेड कॉरिडोर बोलते हैं माओवादियों का, उसकी अगर कमान किसी के हाथ में है तो वो है वेणुगोपाल के हाथ में। और वेणुगोपाल से जुड़े हुए तमाम लोग हैं, उसमें एक बड़ा नाम आता है रामदेव। अगर रामदेव हथियार डालते हैं तो ये समझ सकते हैं कि नक्सलियों का पूरा जो ऑपरेशन सेंटर है वो अब खत्म होने की कगार पर आ चुका है। अब देश में इस समय सबसे ज्यादा चर्चित राज्य वो राज्य है बिहार। बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सभी सियासी दल पूरे जोश और खरोश के साथ मैदान में उतर चुके हैं।
पहली बार राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मुजफ्फरपुर और दरभंगा में संयुक्त रूप से आज पहुंचे, जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा के बाद पहली बार बिहार दौरे पर हैं। मुजफ्फरपुर में महागठबंधन की साझा रैली को उन्होंने संबोधित भी किया। इसके अलावा नीतीश कुमार की एनडीए सरकार पर उन्होंने निशाना भी साधा और कहा कि बिहार में बिहारियों का कोई भविष्य नहीं है, ये आज की सच्चाई है। राहुल से पहले तेजस्वी ने भी जनसभा को संबोधित किया और नीतीश कुमार पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि 12 साल की बच्ची का रेप हो जाता है, क्या यही सुशासन में है? दूसरी ओर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। आज उन्होंने सिवान, शाहपुर, बक्सर विधानसभा क्षेत्र में 3 चुनावी जनसभा को संबोधित किया। बीजेपी की बात करें तो भाजपा के शीर्ष 5 स्टार प्रचारक बुधवार को दरभंगा जिले में एनडीए प्रत्याशियों के लिए जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। अमित शाह पहली बार अलीनगर विधानसभा क्षेत्र में उनकी जनसभा हुई। इसके बाद वे समस्तीपुर जिले के रोसड़ा विधानसभा क्षेत्र के बेगूसराय जिले के भगवानपुर में एनडीए प्रत्याशियों के लिए उन्होंने जनसभाएं भी की। तमाम दिग्गज जो हैं वो जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है वो पहुंचे हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी खास बात क्या है, अभी तक जो यहाँ पर जो बातें चली है वो बातें थी मोदी की मां को गाली देने की, वो बातें थी बिहारियों को जो है अन्य राज्यों में प्रताड़ित किए जाने की, वो बातें थी लालू के भ्रष्टाचार की, वो बातें थी नीतीश के राज्य में सुशासन खत्म होने की। लेकिन सबसे बड़ी बात आज राहुल गांधी की जो बात हुई है, जो एक बयान राहुल गांधी का जो विवादों में आ गया और इसने चुनाव को और रोचक बना दिया, वो बयान क्या था? वो बयान ये था कि उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप कहें इस सभा के सामने वो नाच कर दिखाएं तो नाच कर भी दिखा देंगे। और बस यहीं से शुरू हुआ वार प्रतिवार इसका दौर। बताया एक बार फिर से कि जिससे आज चुनावी सभाएं जो हैं वो गर्म हो गया, बिहार का माहौल गर्म हो गया, वो बयान था कि वोट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप कहें कि सभा के सामने वो जनता को नाच कर दिखाएं तो मोदी नाच कर भी दिखा देंगे। ये राहुल का बयान था और इसके बाद जो है चुनावी माहौल बिहार में गर्मा गया और दोनों ही तरफ से, एनडीए की तरफ से और महागठबंधन की तरफ से वार प्रतिवार बयानों का सिलसिला जारी हो गया। सुनाते हैं आपको बयान। अगर आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा ड्रामा करो वोट के लिए, वो कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, वो नाच लेंगे। नाच लेंगे, कह रहा आप कोशिश करो। मोदी जी आइए, स्टेज पे आइए, भाषण मत दीजिए, डांस कर दीजिए, हम आपको वोट देंगे, देखना कर देंगे। ये राहुल गांधी का वो बयान था जिसने पूरी चुनावी माहौल को गरमा दिया। लेकिन बात सिलसिला यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ। चुनाव में लगातार बयानों का दौर जारी है, चाहे अमित शाह की बात कर लें, योगी आदित्यनाथ की बात कर लें, तेजस्वी की बात कर लें या फिर नीतीश बाबू की बात कर लें। लगातार दोनों एक दूसरे के खिलाफ शब्दों का उपयोग करने में, आरोपों का उपयोग करने में चूक नहीं रहे हैं। सुनाते हैं किसने क्या कहा। आने वाला चुनाव ये हमारे विधायक के प्रत्याशियों को विधायक बनाने का चुनाव नहीं है, उनको मंत्री बनाने का भी नहीं है, किसी को मंत्री मुख्यमंत्री बनाने का नहीं है। आने वाला चुनाव बिहार को जंगल राज से मुक्ति दिलाने का चुनाव। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के जो छोटे बिजनेस वाले हैं, छोटे उद्योग हैं, उन सबको खत्म कर दिया नोटबंदी और जीएसटी लागू करके। जहां भी आप देखो मेड इन चाइना। हमारा कहना है कि मेड इन चाइना नहीं, मेड इन बिहार होना चाहिए उस फोन के पीछे। नौनाथ 84 सिद्धों के मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में मैं 30 वर्ष पहले आया था। बहनों और भाइयों, बक्सर बदल गया। वह समय था जब बिहार में आतंक था। उस समय बिहार में अराजकता थी।
गुंडागर्दी थी, अपहरण एक उद्योग था और भ्रष्टाचार चरम पर था। बहनों और भाइयों, आज बिहार को देख करके लगता है कि अब बिहार अपनी पुरानी उन स्मृतियों को पूरी तरह समाप्त करके एक नए भारत का नया बिहार बन चुका है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प के साथ जुड़ने के लिए प्रभावी ढंग से आगे बढ़ रहा है। अब बिहार अपनी पौराणिक पहचान को फिर से स्थापित करने के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। 20 साल से नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। कितने साल से? आवाज नहीं आ रहा। 20 साल से है कि नहीं है? और 11 साल से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है कि नहीं है? सकरा को कुछ कारखाना मिला है क्या? कोई अच्छा अस्पताल मिला होगा? कोई बढ़िया विश्वविद्यालय मिला होगा? लोगों को सरकारी नौकरी रोजगार मिला होगा? नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। केवल घूसखोरी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? थाना ब्लॉक चले जाए, घूस देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है? और राशन में रिश्वतखोरी हो रही है कि नहीं हो रही? बोलता है 5 किलो, देता है 3 किलो। बात कर रहे थे अन्नदाताओं की। महाराष्ट्र के नागपुर में पूर्व मंत्री और प्रहार जनशक्ति पार्टी के संस्थापक बच्चू कुड्डू के नेतृत्व में किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत है। आंदोलन के दूसरे दिन किसान और बच्चू कुड्डू के कार्यकर्ता सुबह से ही आज आक्रामक दिखे। कार्यकर्ताओं ने नागपुर हैदराबाद हाईवे को पूरी तरह से जाम कर दिया, जिससे लगभग 30 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। किसान मुख्य रूप से संपूर्ण कर्ज माफी, भारी बारिश से फसल को नुकसान का मुआवजा, राज्य के दिव्यांग नागरिकों को 6,000 रुपये प्रति माह का राशि, किसानों को फसल में MSP दी जाने की मांग कर रहे हैं। इन मुद्दों को लेकर आंदोलन चलाया जा रहा है। इधर बॉम्बे हाईकोर्ट ने आंदोलन को लेकर सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने कहा किसानों को प्रदर्शन की अनुमति सिर्फ 24 घंटे के लिए दी गई थी, लेकिन निर्धारित समय सीमा बीतने के बावजूद धरना जारी रखा गया है। शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार संविधान के तहत है, लेकिन इसकी भी सीमाएं हैं। यदि स्थल खाली नहीं किया जाता तो कानूनी कार्रवाई की जाए। इसके बाद, इस फैसले के बाद पुलिस तत्काल वहां पर जो है सक्रिय हुई और नागपुर हैदराबाद हाईवे को सुचारू रूप से शुरू किया गया। तमाम जो बाधाएं किसानों लगा रखी थी, कटीले वहां पर जो है वो झाड़ियां लेकर बैठे हुए थे बबूल के, और अन्य जो कांटेदार जो पेड़ है उनकी शाखाओं को काट कर उन्होंने सड़कों पर लगा दिया था। उन तमाम चीज़ों को हटाया गया, वाहनों को हटाया गया, ट्रैक्टर लगा दिए गए थे उनको हटाया गया। इसके बाद नागपुर हैदराबाद जो है वो हाईवे शुरू किया गया। लेकिन बड़ी बात क्या है, 30 किलोमीटर लंबा जाम वहाँ पर लगा हुआ है। इसके अलावा 12 घंटे से 14 घंटे से वहाँ पर लोग फंसे हुए हैं। जो जरूरी सामान ले जा रहे हैं वो मालवाहक फंसे हुए हैं, परिवार के साथ लोग कहीं जा रहे हैं वो फंसे हुए हैं। इसके अलावा एम्बुलेंस तक को वहाँ पर जाने की इजाज़त नहीं थी 4 घंटे पहले तक। अभी कुछ देर पहले वहाँ पर हाई कोर्ट के इस सख्त कदम के बाद पुलिस और सुरक्षा बल जो है उन्होंने वहाँ पर मोर्चा संभाला। महाराष्ट्र पुलिस ने मोर्चा संभाला और नागपुर हैदराबाद हाईवे को शुरू कराया गया। तो जो स्क्रीन पर हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं वो देख सकते हैं, 30 किलोमीटर लंबा जाम जो है वो लगाया गया है नागपुर हैदराबाद हाईवे, जो नेशनल हाईवे है। और आप समझ सकते हैं कि इसे जो है रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। 44 नेशनल हाईवे है। यहाँ पर तमाम जो लोग हैं, अगर नागपुर और हैदराबाद के लिए आप देखेंगे तो ये तमाम वो लोग हैं जहाँ पर ख़ास तौर पर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए ये रोड जाना जाता है। इन्हीं रास्तों पर जो है स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर हैदराबाद और नागपुर के जो तमाम अस्पताल हैं उसके लिए यही नेशनल हाईवे जो है यूज़ किया जाता है। उसी पर पिछले 12 घंटे से जाम लगाकर किसान बैठे हुए हैं। वाहन उन्होंने जो है आड़ी तिरछी लगाकर रोड ब्लॉक कर दिया है। कटीलेदार पौधे जो है वो वहाँ पर झाड़ियाँ सड़कों पर लगा दी गई है। इसके अलावा ट्रैक्टर और भारी मालवाहक जो है उन्हें बीच सड़क पर खड़ा कर दिया गया है। जब इसकी जानकारी
हाईकोर्ट को दी गई, उन्होंने संज्ञान लिया। हाईकोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया कि चूंकि ये हाईवे कितना ज़रूरी है स्वास्थ्य सुविधाओं के लिहाज से और अन्य चीज़ों के लिहाज से, तो उसके बाद उन्होंने सख्त रुख अपनाया और पुलिस को ये आदेश दिए कि 24 घंटे बाद भी, अगर अनुमति के बाद भी वहाँ लोग डटे हुए हैं, तो कम से कम यातायात जो है वो सुचारू कराया जाए। और इसके बाद 4 घंटे पहले पुलिस ने वहाँ पर एक्शन लिया और कम से कम एक तरफ जो ये 6 लेन सड़क है उसकी एक तरफ यानी कि 4 लेन जो सड़क है उसे खाली कराकर आवागमन शुरू कराया गया है। किसान फिलहाल वहीं पर डटे हुए हैं। किसानों का कहना है कि वे अपने साथ अनाज और जो दैनिक उपयोग की चीज़ें वो लेकर आए हैं। उन्हें मालूम था कि सरकार इतनी जल्दी जो है उनकी मांगें नहीं मानने वाली, इसलिए वे अनिश्चितकालीन धरने की तैयारी कर आए और साथ ही साथ उन्होंने भारत बंद और पूरे देश में चक्का जाम की चेतावनी दी है। तो अब आपको बताते हैं किसानों की मांगे क्या हैं, जिसको लेकर हजारों किसान, बच्चू कुड्डू पूर्व मंत्री रहे हैं महाराष्ट्र में, इसके अलावा प्रहार जनशक्ति पार्टी के जो फिलहाल संस्थापक हैं, आप देख सकते हैं ये नज़ारे। अब इनकी मांगों की बात कर लें कि किसान जो है सभी किसानों की पूरी कर्ज माफ़ी की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से फसलों को नुकसान हुआ है, इस हालात में किसान किसी भी तरह से उनके ऊपर जो कर्ज लगा हुआ है सोसाइटियों का, बैंकों का, निजी बैंकों का, सहकारी बैंकों का, वो कर्ज किसी भी तरह से चुकाने की हालत में नहीं है। फसल पर 20% की बोनस की मांग कर रहे हैं, साथ ही साथ भावांतर योजना लागू करने की मांग कर रहे हैं, जिसके ऊपर पिछले दिनों काफ़ी बहस भी हुई थी। फसल बीमा की राशि जल्द जारी करने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, तमाम जो मांगे हैं 6000 रुपये जो हैं वो तुरंत देने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा जो नुकसान हुआ है फसल को उसके मुआवजे की मांग भी किसान जोड़ रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं बच्चू कुड्डू यानी ओम प्रकाश बाबाराव कुड्डू कौन हैं, जो पूर्व मंत्री थे। इनको बच्चू कुड्डू के नाम से पूरे किसानों में जो है वो काफ़ी लोकप्रिय नेता उनके माने जाते हैं। प्रहार जनशक्ति पार्टी इन्होंने जो है वो इसकी स्थापना की थी। इसके पहले पूर्व में महाराष्ट्र सरकार में ही वो मंत्री रह चुके हैं। मंत्री रहने के दौरान भी उन्होंने अपने सरकार के खिलाफ में कई बार जो है वो तेवर दिखाए हैं और आंदोलन भी किए हैं, इसीलिए उन्हें जो है इस तरह का नेता माना जाता है। किसानों, युवाओं, दिव्यांगों के मुद्दे अभी तक उठाते रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही है कि अब तक जो है इस इतने बड़े आंदोलन को लेकर उन्होंने नेतृत्व नहीं किया था। अब किसानों के मुद्दे को लेकर जिस तरह से उन्होंने लगातार केवल 24 घंटे की उन्होंने अनुमति मांगी थी, लेकिन अब उनका कहना है कि भारत बंद और पूरे देश में चक्का जाम की स्थिति भी जो है वो लाएंगे, ये उनकी चेतावनी है। तो फिलहाल बुलेटिन में इतने ही, लेकिन देश प्रदेश की तमाम खबरों, न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप बने रहिए आई नेक्स्ट 24x7 के साथ।